जनता का मुकदमा। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। आप मेरे साथ प्रदीप भंडारी के साथ देख रहे हैं जनता का मुकदमा, जहां मैं और आप 130 करोड़ देशवासी मिलकर दोस्तों राष्ट्र की बात करते हैं, जिससे राष्ट्र विरोधियों को पेन किलर खानी पड़ती है। दोस्तों, आज चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने इकोनॉमिक सर्वे को पेश किया। इकोनॉमिक सर्वे अगर आम भाषा में समझे दोस्तों, तो वो डॉक्यूमेंट होता है जो आने वाले समय में सरकार की नीति पॉलिसीज किस दिशा में जाएगी, क्या ग्रोथ रेट हो सकती है, क्या विकास दर हो सकती है, सरकार देश की अर्थव्यवस्था को आगे किस तरीके से ले जाना चाहती है, विश्व भर की इकोनॉमी और अर्थव्यवस्था में भारत की अर्थव्यवस्था कैसे पोजीशन्ड है, क्या हमारे सामने चैलेंजेस हैं, इन सब के बारे में बात करती है। दोस्तों, पिछले कुछ समय से अगर आप इकोनॉमिक सर्वे को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि ये इकोनॉमिक सर्वे जो है वो दूरदर्शी काफी ज्यादा है। आज के इस इकोनॉमिक सर्वे में आपको एक झलक दिख सकती है कि कल बजट में निर्मला सीतारमण फाइनेंस मिनिस्टर किस बात पे फोकस करेंगी। अब ये उसमें लिखा नहीं है डेफिनेटली, बट ये आपके खुद के इंटरप्रिटेशन की बात है। अगर मेरे लिए मैं सबसे बड़े टेक अवे की बात करूं तो सबसे बड़ा टेक अवे दोस्तों ये है कि जब एक ऐसी स्थिति में जब विश्व की अर्थव्यवस्था नीचे जा रही है, हिंदुस्तान वो इकलौती ऐसी कंट्री है, जो हमारा देश इकलौता ऐसा देश है जिसको ब्राइट स्पॉट कहा जा रहा है, अर्थात जहां पे आर्थिक दर चीन से ऊपर, जापान से ऊपर, इन तमाम कंट्रीज से ऊपर होने वाली, इसीलिए इसको ब्राइट स्पॉट कहा जा रहा है। दूसरा, हिंदुस्तान की विकास दर जो है वो आगे इसीलिए बढ़ रही है क्योंकि ये डोमेस्टिक फैक्टर्स पर अर्थात घरेलू फैक्टर्स पर बेस्ड है। मतलब क्योंकि घरेलू निवेश ज्यादा आ रहा है और हम एक्सटर्नल फैक्टर्स पे डिपेंडेंट तो है पर इतने ज्यादा डिपेंडेंट नहीं है, इसीलिए जो हमारी आर्थिक दर है जो 6% से ज्यादा जिसका अनुमान लगाया गया है, डिस्पाइट विश्व की अर्थव्यवस्था नीचे जाते वक्त में वो डोमेस्टिक ड्रिवन है। तीसरा, कि सरकार की आर्थिक नीति की जो मूल सोच वो ये है कि सरकार जो है वो आर्थिक विकास के अंदर एक पार्टिसिपेंट है, अर्थात आर्थिक विकास की गाड़ी में सरकार और साथ में आम आदमी दोनों साथ में बैठकर इस अर्थव्यवस्था की गाड़ी को आगे चला रहे हैं, ऐसा सरकार की सोच है। और एक बात कही गई है चैलेंजेस के बारे में, और जो चैलेंज जो सबसे बड़ा, अगर आगे वाले समय में हमारी आर्थिक दर ऊपर कितनी जाती है, कितनी स्थिर रहती है, जब ऐसी स्थिति में जब वैश्विक दर नीचे है, वो इस बात पर निर्धारित करता है, जिसकी बात चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने खुद ने करी है कि क्या हम कॉन्ट्रैक्ट्स को एनफोर्स कर पाएंगे, क्या हम लाइसेंसिंग और लाइसेंस राज जिसको कहा जाता है जो काफी कम हो चुका है, उसमें और ईज ऑफ लिविंग ला पाएंगे, अर्थात बाबू डोम कितना कम कर पाएंगे। और दूसरा, अगर एक कंपनी और दूसरे कंपनी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उस कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट को हम कितना इन्फोर्स कर पाएंगे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब आप सबके मन में एक और सवाल होगा कि क्या इन्फ्लेशन अर्थात महंगाई आने वाले समय में कम होगी या ज्यादा होगी। इसके बारे में आरबीआई ऑलरेडी बात कर चुका है कि आने वाले फिस्कल साल के अंदर जितनी महंगाई अभी है उससे महंगाई कम होगी। इसको चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर भी आरबीआई के साथ सुर में से सुर मिला। तो कल के बजट में मेरा अनुमान यह है कि ये बजट अमृत काल में मिडिल क्लास, किसान, गरीब, महिला के लिए काफी ज्यादा लाभदायक बजट होगा। और मोदी सरकार का कोई भी बजट किसी एक वर्ग को इंस्टेंटेनियस खुश करने वाला नहीं। तभी आप देखेंगे इतने समय से मिडिल क्लास टैक्स कट्स की बात कर रहा है। ये एक पूरा विजन है जो आने वाले समय के अंदर एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप, दूसरे स्टेप के बाद तीसरे स्टेप के रूप में देखा जाता है, और हर बजट एक दूसरे से कनेक्टेड है। और आज का मेरा मुकदमा में कोई आरोप नहीं है, कोई मेरे मुकदमे में दलील नहीं है। आज हम बजट के ऊपर एक खास चर्चा हमारे साथ जुड़े काफी खास मेहमानों के साथ करेंगे, पर उसके पहले
सुनिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, साथ में चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर और साथ में माननीय राष्ट्रपति जी ने क्या कहा बजट सत्र के पहले दिन में। उसके बाद मैं अपने मुकदमे की शुरुआत करूंगा। आज के वैश्विक परिस्थिति में भारत के बजट के तरफ न सिर्फ भारत का लेकिन पूरे विश्व का ध्यान है। डावाडोल विश्व की आर्थिक परिस्थिति में भारत का बजट भारत के सामान्य मानवी की आशा आकांक्षाओं को तो पूरा करने का प्रयास करेगा ही, लेकिन विश्व जो आशा की किरण देख रहा है उसे वो और अधिक प्रकाशमान नजर आए। मुझे पूरा भरोसा है निर्मला जी इन अपेक्षाओं को पूर्ण करने के लिए भरपूर प्रयास करेगी। मेरी सरकार द्वारा जितने भी कल्याणकारी योजनाएं शुरू की गई है उनके केंद्रों में महिलाओं का जीवन आसान बनाना, महिलाओं को रोजगार स्वरोजगार के नए अवसर देना और महिला सशक्तिकरण रहा है। महिला उत्थान में जहां पुराना धारणाओं और पुरानी मान्यताओं को तोड़ना भी पड़ा, उससे भी सरकार पीछे नहीं हटी है। The survey projects the economic growth rate to be 6.5% for the next financial year, and the range we have projected for the outcomes is between 6 and 6.8%. Baseline is 6.5, the range is 6 to 6.8. Some of you might think the range is asymmetric in nature, and it is deliberate, because we do understand that the global political and economic environment remains still rife with uncertainty. मेरे साथ इस बजट स्पेशल प्री बजट स्पेशल शो में डॉक्टर विवेक बिंद्रा, सीईओ एंड फाउंडर बड़ा बिजनेस, और जिस तरीके से सरल भाषा में बजट को समझाते हैं या फाइनेंशियल इश्यूज को समझाते हैं, बहुत कम लोग आज समझाते हैं। मेरे साथ राजीव कपूर जी, एमडी स्टील बर्ड, मेरे साथ सागर दरयानी जी, फाउंडर वाव मोमोज, मेरे साथ रितेश मलिक जी, फाउंडर इनोवेट, मेरे साथ अपरम्या राधाकृष्णन, को फाउंडर कू, और मेरे साथ वेद जैन, फॉर्मर वीपी एसोचैम। आप सभी का स्वागत है 8 बजे के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले शो में। मैं इस मुकदमे की शुरुआत डॉक्टर विवेक बिंद्रा आपके साथ में, और आपके साथ में मैं सागर दरयानी, आप दोनों के, मैं राजीव कपूर जी आपके साथ करना चाहता हूं। मैं रितेश मलिक जी और आप सभी लोगों के पास आ रहा हूं। पहले डॉक्टर विवेक बिंद्रा और राजीव कपूर जी से मैं शुरू करना चाहता हूं। डॉक्टर विवेक बिंद्रा, आप तो बहुत खूबसूरती के साथ बजट को एक्सप्लेन करते हैं, फाइनेंशियल इश्यूज को एक्सप्लेन करते हैं। डॉक्टर विवेक बिंद्रा, मैं सीए को सुन रहा था, और अगर मैं बात करना चाहता हूं कि इन रन अप टू बजट जो अब आने वाले कुछ ही घंटों बाद पेश होने वाला है, लेस देन 16 आवर्स टू गो, इसमें एक शब्द का प्रयोग किया डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी आज सीए ने कि हम पार्टिसिपेटिव डेवलपमेंट में और पार्टिसिपेटिव इकोनॉमिक ग्रोथ में विश्वास रखते हैं। अब जो एक क्षेत्र जिसमें काफी लोगों का कल बजट में नजर होगी वो है कृषि क्षेत्र, एग्रीकल्चर। इसमें सीए ने यह कहा है कि जो निजी निवेश है वो एग्रीकल्चर में पिछले 8 सालों में जितना बढ़ा वो पिछले 20 सालों में कंपैरेटिवली उतना नहीं बढ़ा है। तो आप कृषि, अगर मैं आपसे बात करना चाहूं, जब ये जो इकोनॉमिक सर्वे को सुनने के बाद में, पढ़ने के बाद में, इट्स अ वेरी एग्जॉस्टिव डॉक्यूमेंट, आप किस तरीके से, आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं ये जो लास्ट फुल टाइम बजट है इस सरकार का, उसमें? डॉक्टर विवेक बिंद्रा। धन्यवाद। देखिए, थैंक यू। अगर मेरी आवाज साफ आ रही है, मैं आपको टर्म कॉइन हो गया है। इंडिया न्यूज के सारे दर्शकों को मैं बता दूं, स्लोबलाइजेशन, एक होता है ग्लोबलाइजेशन। इंटरनेशनल इकोनॉमिक एक्टिविटी पूरी स्लो चल रही है। पहले मैक्रो समझ लेते हैं, दुनिया भर में नौकरियां गई है बहुत तेजी से पैंडेमिक के बाद, प्राइसेस बढ़े, इन्फ्लेशन बढ़ा है, यूक्रेन और रशिया के वॉर का बहुत इफेक्ट रहा है, जियोपॉलिटिकल इश्यूज रहे हैं। इंटरेस्ट रेट 0.5% से 4.5% हो गया 9 महीने में अमेरिका के अंदर। 2 इकोनॉमी को देखना चाहिए भाई साहब, पहली आपको अमेरिका की देखनी चाहिए, दूसरी चाइना की। ये दोनों मिलकर 44% जीडीपी को दुनिया के कंट्रीब्यूट करते हैं। अमेरिका में क्या हुआ? इंटरेस्ट रेट बढ़ा, इन्फ्लेशन बढ़ा, नौकरियां गई। चाइना में क्या हुआ? इंटरनल इश्यूज, पेंडेमिक के कारण इकोनॉमी बार बार फ्लक्चुएट हुई। ये 44% दुनिया की जीडीपी को कंट्रीब्यूट करते हैं, इससे कंजम्पशन पे इंपैक्ट हुआ। ग्लोबली सब कुछ स्लो हो रहा है, जहां ग्लोबली हो रहे सारे स्लो, वहां अभी भी हम कर रहे हैं ग्रो। ये ध्यान दीजिएगा मेरी बात। इंडिया की स्टोरी स्टेबिलिटी की स्टोरी है।
स्टेबिलिटी ग्रोथ रिफॉर्म क्यों हुआ? क्योंकि जो पिछले सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर पे, कैपिटल स्पेंडिंग पे इंसेंटिवाइज किया मैन्युफैक्चरिंग को और फिस्कल को कंट्रोल किया है, फिस्कल डेफिसिट को जिसको बोलेंगे फिस्कल कंसोलिडेशन, सोशलिस्ट टैक्स रिजीम नहीं रहा। इस सरकार की कुछ अच्छी चीजें रही हैं, करेज रहा है यहां पे, जिससे कर्जा कम हुआ है। आप ये समझ लें कि 2021 में अमेरिका 5.5% ग्रो कर रहा था, चाइना 8%, जर्मनी 2%, जापान 1%, यूके 7%, हम उस समय भी 8.9% ग्रो कर रहे थे। हमारी ग्रोथ तेज रही है। 2022 में भी हम इन सबके मुकाबले हाईएस्ट ग्रोथ पर रहे हैं और 2023 में सबका हाल बुरा है। यूएस 1%, चाइना 4%, जर्मनी माइनस में चला गया, जापान 1%, यूके आधा %, हम अभी भी 6.25% ग्रो कर रहे हैं। तो जिसने आपको कहा वो ठीक कहा, आसपास का हाल बेहाल है, लेकिन अपनी चाल अभी भी बेमिसाल है, क्योंकि यहां इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफी अच्छा पैसा लगा है जिसका मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। पीएम गति शक्ति का ऑनगोइंग इंपैक्ट है। ये जो 7 चीजें होती है ना, रोड, रेल, एयरपोर्ट, मास ट्रांसपोर्ट वगैरह। अब मैं आपको बता देता हूं भैया, अगर ये सड़कें, ये इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं होगा, जर्मनी भी इसीलिए हारा था क्योंकि जर्मनी की टीम मजबूत थी, लेकिन लॉजिस्टिक्स, वेपन का सप्लाई नहीं हुआ, आर्टिलरी का सप्लाई नहीं हुआ, वो हार गया। जहां पड़ोसी देश हो रहे हैं फेल, अपने दियों में अभी भी बचा हुआ बहुत तेल। मैं आपको समझा देता हूं, यहां पे हमने कोविड में भी अच्छा काम किया, पीछे कुछ चीजें अच्छी रही। जीएसटी में हमारा कलेक्शन हाईएस्ट रहा है पिछले बहुत समय में, और 15% इस साल भी हाईएस्ट रहा है हमारा जीएसटी कलेक्शन। जिधर देखो आजू बाजू में श्रीलंका बर्बाद हो गया, रॉक बॉटम पे चला गया, फ्यूल फूड शॉर्टेज हो गया, वहां पे इंटरनेशनल लोन बढ़ गए, प्रेसिडेंट उनका भाग गया देश से, करेंसी उनकी डिवैल्यूएट हुई है। आप देख रहे इन्फ्लेशन रेट वहां पे 302% बढ़ा है। अपन बांग्लादेश से भी प्रभावित नहीं हुए, वहां पे हाई इन्फ्लेशन, एक्सपोर्ट डिमांड एक्सपोर्ट पे चलता था, बांग्लादेश खत्म हो गया, रेमिटेंस आने बंद हो गए, यानी कि बांग्लादेश भी खराब चल रहा है। साउथ एशिया में सबसे ज्यादा जो खराब चला वो है पाकिस्तान। यूएन कहता है कि साउथ एशिया, वर्ल्ड बैंक कहता है सबसे ज्यादा खराब पाकिस्तान रहा है। तो पाकिस्तान के पास केवल 4 बिलियन का फॉरेक्स बचा है। मेरे भाई लोग, आपको बता देता हूं, ये केवल 3 हफ्ते का इंपोर्ट कर सकते हैं। पाकिस्तान बैंकरप्ट हो चुका है, 31% उनकी करेंसी भी डिवैल्यू हुई है, उनका इन्फ्लेशन 88% बढ़ा है, पेट्रोल डीजल सबसे ज्यादा महंगा है। उसके मुकाबले हम लोग का करेंसी डिवैल्यूएशन केवल 9% हुआ है। हम लोग इन्फ्लेशन रेट 4.5% रिड्यूस कर गए हैं, यानी कि और अच्छे हो गए हम लोग। हमारे फॉरेक्स रिजर्व इस समय दुनिया में 6ठे नंबर पे सबसे ज्यादा है। भारत इस समय अच्छी स्थिति पे है। मैं भी आपको कहना चाहता हूं, 1 साल में बहुत कुछ हो सकता है हमारे देश में हुआ है। मेरा भी फैट कम हुआ है। पहले पिछले बजट पे आज के दिन मेरा वजन था 105 किलो, इस बजट पे आज के दिन मेरा वजन है 75 किलो। तो ये कहना ठीक नहीं होगा कि 1 साल में बहुत कुछ नहीं किया जा सकता है। सरकार का है बोर्ड एग्जाम, क्योंकि लास्ट फुल टर्म बजट प्लान, मैं इस पे आपको 2-3 बातें बता देता हूं। 9 राज्यों में इलेक्शन आ रहे हैं, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम वगैरह नॉर्थ ईस्ट में, इधर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटका। बावजूद उसके हम देखना चाहेंगे कि क्या ग्रोथ एजेंडा पे काम हो रहा है। ये अमृतकाल का पहला बजट होने वाला है, इसलिए मैं, जैसे पिता जो होता है ना, वो घर में सैलरी लाता है, कुछ पैसों से बिजली पानी का बिल भरता है, कुछ खर्चे करता है, कुछ बचाता है, बड़ी प्लानिंग से घर चलाता है, ठीक उसी प्रकार हमारा बजट बनाया जाता है। ये आने वाला कल हमको दिखाता है। तो मैं ये कहूंगा कि आने वाले कल को हमें देखना चाहिए। मेरी नजर में एमएसएमई पे काम होना चाहिए। अगर आप मुझसे सुझाव मांगे, 13 करोड़ एमएसएमई हमारे देश में जो 45% मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, 30% हमारे देश के जीडीपी को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और 40% हमारे देश के एक्सपोर्ट को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो 13 करोड़ छोटे व्यापारी। वो 95% इंडस्ट्रियल यूनिट का आउटपुट है। आज देश के 40% लोगों को नौकरी भी ये 13 करोड़ छोटे व्यापारी देते हैं। अगर इसमें कुछ काम करना चाहिए, इनकी डिलेड पेमेंट पे करना चाहिए। छोटे व्यापारी को पेमेंट टाइम से नहीं मिलती है, उसके पास वर्किंग कैपिटल नहीं है, मार्केट में जो पैसा लगाया है रोटेशन साइकिल पर लग जाता है जंग, हाथ उस बेचारे का हो जाता है तंग। उसके चक्कर में समस्या रहती है। मैं आपको बता देता हूं, एमएसएमई समाधान योजना उतनी नहीं चल पाई। 31,000 कंप्लेंट आई, केवल 1,000 रिजॉल्व हुई। 7,000 करोड़ रजिस्टर हुई 2022 में, केवल 71 करोड़ रुपया रिसीव हुआ, यानी कि 1% रिजॉल्व हो पाया। पिछले साल कमजोर रहा बहुत। तो जो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज है, इस बेचारे को जब पैसा फंस जाता है ना बाजार में, लोग उसका पैसा रोक लेते हैं, इसको वापस नहीं करते, और उसके बाद ये जाता है बेचारा 3 महीना उनका वेट करता है, फिर 3 महीना बहस लड़ाई करता है, फिर उसके बाद में एमएसएमई समाधान योजना में जाता है। इतने में बैंक का ईएमआई और इंटरेस्ट ये बुरी तरह फंस जाता है। ये बेचारा किसके पास जाता है, और जब बिजनेस इंटरेस्ट इतना बढ़ जाता है तो काम करने में मैजिकल घट जाता है। डॉक्टर विवेक बिंद्रा, दिस इज मैजिकल। मैं कहना चाहता हूं कि जितना आपके बारे में मैंने सुना था, आप उससे ज्यादा 6 और 4 हिट कर रहे हैं। मेरे को इतने सारे मैसेजेस आ रहे हैं, कितनी सरल भाषा के अंदर आपने इसको रखा है। दिस इज मैजिकल डॉक्टर विवेक बिंद्रा।
आई लव द एनर्जी। भाई साहब आखिरी लाइन, बिजनेस में इंटरेस्ट इतना बढ़ जाता है जी, लोन का इंटरेस्ट इतना बढ़ जाता है कि उसके बाद उसका बिजनेस करने में इंटरेस्ट घट जाता है, और जब ऐसा घट जाता है उसके बाद जब एमएसएमई का कमजोर व्यापारी फांसी लगाता है तो उसको कोई पूछने नहीं जाता है, क्योंकि वो असली वोटर नहीं कहलाता है, लेकिन आगे देश को वही बढ़ाता है, आगे देश को वही बढ़ाता है। वेरी वेरी ब्यूटीफुली पुट रितेश मलिक जी, राजीव कपूर जी, मैं सागर दरियानी जी इसके बाद आपके पास आ रहा हूं, पर मैं आपके पास आ रहा हूं वेद जैन जी के पास आ रहा हूं, पर रितेश मलिक जी, डॉक्टर रितेश मलिक और राजीव कपूर आप दोनों के पास आना चाहते हो। डॉक्टर रितेश मलिक, डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने इसको काफी मतलब काफी खूबसूरती के साथ समअप किया हुआ है, और मैं एक जो एरिया जिसमें चाहता हूं डॉक्टर रितेश मलिक आप प्रकाश डालें, वो है जॉब्स क्रिएटेड बाय स्टार्टअप्स। अब इसमें जब ऐसे समय में डॉक्टर रितेश मलिक, जहां अमेजॉन ने 18,000 लोगों को ले ऑफ कर दिया, गूगल ने 12,000 को ले ऑफ कर दिया, मेटा ने 11,000 को ले ऑफ कर दिया, माइक्रोसॉफ्ट ने 10,000 को ले ऑफ कर दिया, सेल्सफोर्स ने 8,000 को ले ऑफ कर दिया, ट्विटर ने 4,400 को ले ऑफ कर दिया, गोल्डमैन सैक्स ने 3,200 को ले ऑफ कर दिया, हमारे स्टार्टअप्स ने इस साल पिछली बार से ज्यादा लोगों को नौकरियां दी हैं। 269,000 लोगों को इस साल नौकरी दी, पिछले साल जो है 198,000 को नौकरी दी थी, 2021 की बात कर रहा हूं मैं। 2020 में 161,000 लोगों को नौकरी दी गई थी। तो हम इंडिया स्टार्टअप इकोसिस्टम जो है, और अगर वर्ल्ड के अगर मैं टॉप टेक कंपनीज की बात करूं, उन दोनों के ट्रेंड्स में फर्क दिख रहा है। हिंदुस्तान के स्टार्टअप्स जो है, डेटा एज ऑफ 17 जनवरी 2020 एज ऑफ 17 जनवरी 2023 और लोगों को हायर कर रहे हैं, और ग्लोबल टेक कंपनीज हैं वो लोगों को ले ऑफ कर रही हैं। क्या इंडियन स्टार्टअप्स क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस बार के बजट से? डॉक्टर रितेश मलिक, राजीव कपूर जी इसके बाद आपके पास, और सागर दरियानी जी के साथ आ रहा हूं। डॉक्टर रितेश मलिक। प्रदीप जी, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि वाकई में ये हिंदुस्तान का अमृत काल है। भारत भाग्य विधाता मोदी जी के राज में अगर आप स्टार्टअप्स की ग्रोथ देखें, जब 2016 में स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया का नारा लगाया था मोदी जी ने विज्ञान भवन से, तब हमारे पूरे देश में सिर्फ 471 स्टार्टअप थे। आज हमारे देश में 81,000 स्टार्टअप्स हैं, और ये वो स्टार्टअप्स हैं जो अभी सिर्फ DPIIT में रजिस्टर्ड हैं। मेरे अनुमान में 2 से 3 गुना स्टार्टअप्स हैं जो अभी तक रजिस्टर ही नहीं हुए हैं। तो मुझे लगता है कि स्टार्टअप इंडिया का जो सपना है, और आप ये देखिए ये सिर्फ हमने पिछले 10 से 12 साल में किया है, और हमें ये पता होना चाहिए सिलिकॉन वैली पिछले 50, 60, 70 सालों से बन रही है। तो हमारे भारत ने लीप फ्रॉग किया। अगर हम स्टार्टअप्स की बात करें, अगर हम लोग बात करें जॉब्स की, मैं मानता हूं कि ग्लोबली सारी टेक्नोलॉजी कंपनीज के अंदर बहुत ज्यादा लेऑफ्स हुए हैं, और हिंदुस्तान में भी कई कंपनीज ने काफी लेऑफ्स किए, स्पेसिफिकली अगर हम एडटेक सेक्टर की बात करें। लेकिन 2023 में खुशखबरी आनी चाहिए। मुझे लगता है एक जगह जहां पर बहुत फोकस करने की जरूरत है हमारे बजट में, वो ये है अपस्किलिंग और रीस्किलिंग। क्योंकि जो हम जिन नौकरियों के लिए 60 से 80 करोड़ नौकरियां पूरी दुनिया में हटने वाली हैं बाय 2030 बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, इन नौकरियों के लिए, जैसे विवेक सर की हम वीडियोस देखते हैं, उसमें बड़ी अच्छी बात बोलते हैं, अगर आप चेंज नहीं करेंगे अपने आप को तो आप एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। तो मुझे लगता है ये मौका ऐसा है, HRD मिनिस्ट्री का बजट बढ़ाना चाहिए, उनकी अपस्किलिंग, उनकी रीस्किलिंग और नई स्किल्स को उनको बताना चाहिए। और अभी भी आप ये देखिए, हम बच्चों को वो पढ़ाई करवा रहे हैं जिनसे उनको आज की नौकरियां मिलनी है। हमें वो पढ़ाई करवानी चाहिए जिनसे उनको नौकरियां मिले। अब से 10, 15, 20 साल बाद हम इंडस्ट्री 4.0 की बात करते हैं, हम रोबोटिक्स की बात करते हैं, AI की बात करते हैं, इन सब ये सब इतनी बड़ी इंडस्ट्रीज बनने वाली हैं। जब तक इसके ऊपर फोकस नहीं किया जाएगा तब तक हमारे इश्यूज बढ़ते रहेंगे। और दूसरी चीज, अगर हम एम्प्लॉयमेंट की बात करें, ESOP इतना बड़ा इशू है आज हिंदुस्तान के सारे स्टार्टअप्स में। जब मैंने अपनी कंपनी बेची, 50% टैक्स लगता है ESOP के शेयर्स के ऊपर। हमें ESOP के लिए एक स्पेसिफिक पॉलिसी निकालनी चाहिए, ताकि फाउंडर्स के लिए भी, आप देखिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आ जाते हैं 20% प्लस विद इंडेक्सेशन, लेकिन आप ESOPs में देखिए 50% तक का डबल टैक्सेशन लगता है। हमारी सरकार को ESOPs के लिए कुछ करना चाहिए, ताकि अच्छा टैलेंट कॉर्पोरेट छोड़ के स्टार्टअप। आज मैं आपको बताऊं, आज मेरे एडिटर्स मुझे कह रहे हैं कि प्रदीप, बहुत दिनों बाद एक ऐसा शो हम लोग कर रहे हैं जिसमें तुम सबसे कम बोल रहे हो और बाकी लोग सबसे ज्यादा बोल रहे हैं। और क्योंकि बिकॉज आई एम जस्ट नाउ इन लिसनिंग इन ऑ, एंड आई वांट टू से दैट, एंड इट्स एन ऑनर टू डिबेट दिस। आई एम टेलिंग यू, इट्स अ ब्यूटीफुल पैनल आउट हियर। एंड मैं कहना चाहता हूं राजीव कपूर जी, डॉक्टर विवेक बिंद्रा आपके पास, और मैं सागर दरियानी के पास आऊंगा, पर
मैं राजीव कपूर जी एक प्रिंसिपल की बात करना चाहता हूं जिसको चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने काफी ज्यादा स्ट्रेस किया कि इंडिया को अगर मैन्युफैक्चरिंग एट स्केल करनी है तो उसके लिए काफी ज्यादा चेंजेस करने की जरूरत है और उसमें पॉलिसीज में भी काफी चेंजेस करने की जरूरत है, ये मैं समझा उससे। तो अगर हम एक मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बनना चाहते हैं, जब लोग चाइना से हटकर अगर इंडिया को देख रहे हैं एज अ मैन्युफैक्चरिंग हब, तो इसमें आप क्या बजट में एक्सपेक्ट करेंगे? क्या जिस स्थिति चल रही है अभी उसी स्थिति में जाना चाहिए या कुछ कल बजट में एक रैपिड शिफ्ट आप देखने की सोच रहे हैं? आर यू लुकिंग एट सम बिग पॉलिसी चेंज? आर यू लुकिंग एट समथिंग एल्स ऑन दिस फ्रंट? राजीव कपूर जी। ऐसे ही वैसे भी मोदी सरकार बहुत अच्छा कर रही है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, और हम बहुत बड़े मैन्युफैक्चरिंग हब बन जाएंगे आने वाले टाइम में। इंफ्रास्ट्रक्चर पे मोदी सरकार बहुत पैसे लगा रही है, दैट्स वेरी गुड। बेसिकली जी मैं बहुत बार ये कह चुका हूं कि हमें मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना चाहिए। लेबर इंटेंसिव जो हमारा काम है, जिसमें लेबर बहुत लगती है, हमें उसके ऊपर टैक्सेशन को घटा देना चाहिए। हमारे पास 140 करोड़ जनसंख्या है, हम मैन्युफैक्चरिंग हब तभी बन सकते हैं जब सारे वर्कर, सारे लोग उस पर काम करें। तो हमारे देश में चाहिए जिसके अंदर लेबर इंटेंसिव बहुत काम होता है, उसके ऊपर जीएसटी की दर बहुत घटा दें, इनकम टैक्स की छूट दे दें, इंटरेस्ट की छूट दे दें। अब मैं आपको बात बताऊं, अगर हैंडीक्राफ्ट में बात करूं, मूर्तियां बनाने पे 28% जीएसटी है। मूर्तियां बनाने पर, मूर्ति बनाने में कितनी लेबर लगती है, गवर्नमेंट को चाहिए उस पर 5% जीएसटी कर दें। तो अगर हम लेबर इंटेंसिव काम को बढ़ाएंगे जी, तो हमारे यहां रोजगार की भी जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगी और बहुत अच्छा होगा। दूसरा, हमें टेक्नोलॉजीज पे बहुत ध्यान देना चाहिए। ये सरकार बहुत अच्छा कर रही है कि वो सारे आईएसआई नॉर्म्स ला रही है, सारे स्टैंडर्ड्स लेके आ रही है। उसके बाद इंपोर्ट्स के ऊपर बहुत ड्यूटीज उन्होंने लगा दी है, ये बहुत अच्छा है ताकि मैन्युफैक्चरिंग हब हमारा बढ़े। बट हमें टेक्नोलॉजी और बिल्टअप करने के लिए बहुत काम और करना है जी। सरकार को उस पर बहुत काम करना पड़ेगा कि हम यहां पर रॉ मटेरियल्स भी जनरेट कर सके। उसके ऊपर भी सरकार को कुछ सब्सिडीज, कुछ टेक्नोलॉजीज, कुछ नो हाउ फॉरेन की कंपनीज को लाना चाहिए जो ये सारे वो काम करे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अवर कंट्री टू, क्योंकि अगर हमारे पास बेसिक रॉ मटेरियल नहीं होगा तो हम वो तरक्की नहीं कर पाएंगे, हम चाइना को पीछे नहीं छोड़ पाएंगे। क्योंकि आज जो चाइना के पास रॉ मटेरियल है, कुछ रॉ मटेरियल्स हमारे पास वो नहीं है। वो सारे रॉ मटेरियल्स हमें इंडिया में ही बनाने हैं, तभी हम सारे देश में, सारे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट कर सकेंगे। बिल्कुल। बाकी जी, पर मैं कहना चाहता हूं इस वक्त, मैं कह रहा हूं राजीव कपूर जी, राजीव कपूर जी, इसमें जो एक मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर है, सागर दरयानी जी, मैं चाहता हूं आप आए और डॉक्टर विवेक बिंद्रा के साथ में आना चाहता हूं, पर मैं आपके पास और वेद जैन जी के बाद इसके जस्ट बाद आ रहा हूं। सागर दरयानी जी, मैं एक जो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट की अगर मैं बात करूं, तो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट के अंदर अभी भी हिंदुस्तान की जो ग्लोबल रैंकिंग है वो काफी ज्यादा इस वक्त पीछे है। हमने जरूर ईज ऑफ बिजनेस रैंकिंग के अंदर हम 2014 में 142 नंबर पे थे 190 कंट्रीज में से, जो बढ़ के 2015 में हम 130 पे हो गए, 2017 में 100 पे हो गए, 2018 में 77 पे हो गए, 2019 में 63rd पे हो गए। तो हम उसमें इंप्रूव कर रहे हैं, पर इसमें और रैपिडली तब इंप्रूव किया जा सकता है जब कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट जो है, जिसमें हम अभी भी जो है बहुत पीछे। तो आपको लगता है कि क्या इस दिशा में बजट में कुछ कोई दिशा होनी चाहिए और देयर शुड बी सम पॉलिसी गाइडेंस टुवर्ड्स एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? आ रहा हूं मैं आपके पास, इसके बाद डॉक्टर विवेक बिंद्रा। सागर आप, सागर बोलिए सर। डेफिनेटली मेरे को ये लगता है कि मैं हमेशा ये कहता हूं कि हमारी पॉपुलेशन हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है और आवर कंट्री थ्राइव्स ऑन कंज्यूमरिज्म, राइट? और जब कंज्यूमरिज्म थ्राइव करती है तब स्टार्टअप्स ग्रो करते हैं, और जब स्टार्टअप्स ग्रो करते हैं कंप्लायंस बहुत रहते हैं। आई थिंक इस गवर्नमेंट ने, हैट्स ऑफ टू देम, जब इन्होंने स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया लॉन्च किया, दे टुक अ कॉन्शियस एफर्ट टू ईज ऑफ कंप्लायंस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, सिंगल लाइसेंसिंग विंडो। जब आप ये सब कर रहे हो तो ये सब की इंप्लीमेंटेशन के लिए द इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को और ईज करवाना और स्पीड अप करवाना बहुत ही जरूरी है। आई थिंक दैट डेफिनेटली नीड्स टू बी अ पॉलिसी एनफोर्समेंट देयर। बट उससे ज्यादा मैं क्या कहना चाहूंगा कि विवेक बिंद्रा जी ने, रितेश जी ने, उन्होंने इस गवर्नमेंट के बारे में जितने भी अच्छी चीज है वो कहा, एंड डेफिनेटली दे हैव डन अ कमेंडेबल जॉब। बट इस बजट से क्या एक्सपेक्टेशन है स्टार्टअप को, इस बजट से क्या एक्सपेक्टेशन है एक एंटरप्रेन्योर को? तो जैसे कि मैं फूड सेक्टर से इन्वॉल्व करता हूं, हमारी फूड सेक्टर दे गिव एम्प्लॉयमेंट टू 40 lakhs ऑफ पीपल
रजिस्टर्ड एंड अनरजिस्टर्ड, ये सिर्फ ऑर्गेनाइज सेक्टर पे है. अगर हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर पे जाते हैं तो इट कैन गो टू मोर देन मिलियंस ऑफ पीपल, राइट? तो अगर इस फूड सेक्टर को हमको ग्रो करना है, बढ़ावा देना है, तो हमारे को जीएसटी इनपुट चाहिए जो नहीं मिलती है. उसके बावजूद एक ई कॉमर्स पॉलिसी चाहिए जो लाना बहुत जरूरी है, बिकॉज एग्रीगेटर्स जो हैं, जो प्लेटफॉर्म प्लेयर्स हैं, इट शुड नॉट बी अ ब्लड बाथ फॉर देम कि वो डीप डिस्काउंटिंग करते रहे और हमारे बिजनेस को एक फोमो आता रहे और हमारे मार्जिन कम होते रहे. और थर्डली जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि स्टार्टअप को क्या चाहिए, फंडिंग चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए. तो हमारा जो कैपिटल गेन्स टैक्स है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, फ्रॉम 10% टू 30%. आई थिंक उसको अनकॉम्प्लिकेट करना बहुत ही जरूरी है. तो ये 3 आशाएं मैं रखता हूं कल के बजट से. मैं एक आम आदमी के शूज में अपने आप को रखना चाहता हूं सागर, और डॉक्टर विवेक बिंद्रा, मैं आम आदमी के शूज में अपने आप को रखना चाहता हूं. और मैं ना भाई, अगर कल बजट को देखूंगा तो अगर एक मिडिल क्लास व्यक्ति जो 2 वक्त की रोटी खाता है, 1 चम्मच घी अपनी दाल में डालता है और उसके बाद में जाकर उसको प्याज के साथ में खाता है, मैं तो ये पूछूंगा, और जो हर दिन अपने हर महीने टैक्स देता है, कि क्या टैक्स स्लैब्स में चेंजेस होंगे? क्योंकि मिडिल क्लास एक वोट बैंक नहीं है, तो कई बार ऐसा होता है कि उसके स्पेसिफिक पॉलिसीज जो है गवर्नमेंट्स नहीं लाती. कहते हैं कि ओवरऑल हम ईज ऑफ लिविंग पे बात कर रहे हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट इंप्रूव कर रहे हैं. तो मिडिल क्लास के लिए अगर एक हमेशा से एक पेन रहता है, मैं कहता हूं बोन ऑफ कंटेंशन रहता है, वो होता है कि क्या जो टैक्स स्लैब है, टैक्स स्लैब में कुछ चेंजेस होंगे. हमारे देश के अंदर बहुत कम लोग बहुत ज्यादा टैक्स देते हैं. स्थिति ऐसे होनी चाहिए कि ज्यादा लोग कम टैक्स दें. डॉक्टर विवेक बिंद्रा, क्या आपको लगता है, या आपकी उम्मीद है, या आप मानते हैं कि टैक्स स्लैब में कल कुछ चेंजेस होने चाहिए मिडिल क्लास के लिए? डॉक्टर विवेक बिंद्रा, उसके बाद मैं वेद जैन जी आपके पास और अपर्मेय राधाकृष्णन जी आपके पास आ रहा हूं. मैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा. धन्यवाद प्रदीप जी. मेरी उस समय एक्साइटमेंट बन रही थी, पिछले 2 सवालों का उत्तर देने के लिए आपने तीसरा ऐड कर दिया. मैं तीनों का जोड़ के सवाल का उत्तर फटाफट दे देता हूं आपको. पहला चीज, टैक्स स्लैब के अंदर ना सरकार को इकोनॉमीज ऑफ स्केल पे इस प्रिंसिपल को अप्लाई करना चाहिए. उनको लगता है कि भैया टैक्स स्लैब कम नहीं करेंगे, क्योंकि देखो मेन तो बात है कि जब कमाई बढ़ाओगे, खर्चे निर्मला सीतारमण जी नहीं घटा सकती. निर्मला ताई खर्चे नहीं घटा पाई. हाँ, खर्चे घटाना मुश्किल है, कमाई को बढ़ाना आसान है. तो कमाई पर काम करना चाहिए. तो टैक्स इतना इकट्ठा करो ताकि हम खर्च. मैं बताऊं आपको, अगर टैक्स स्लैब को कम किया जाए ना, बहुत सारे लोग, आज मेरा एक डॉक्टर है, उसको बड़ी पेमेंट करनी थी, और वो कैसे मुझको बताया कि 42% के स्लैब पे हूं मैं इस समय भाई साहब. और अगर वो मुझे 20 मिनट में 5 मिनट उसने मेरे बारे में बात किया, 15 मिनट ये समझाता रहा कि भाई मैं पेमेंट किसी और तरीके से कैसे ले सकता हूं ताकि मैं टैक्स स्लैब को घटा. अगर उसको नीचे किया जाए तो बहुत नए लोग साथ में जुड़ सकते हैं. दूसरा आपका सवाल था कि कैसे इसको मैन्युफैक्चरिंग को हम लोग वर्ल्ड का ग्लोबल पावरफुल सेंटर बनाए, और इन्फोर्समेंट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर मतलब जो आज जो पैसा मार लिया जाता है, मैं बता दूं भैया, पैसा मार लिया जाता है, वो बहुत बड़ी दिक्कत है. और इसके अंदर हम लोग पाकिस्तान से भी पीछे चल रहे हैं. मैं क्षमा चाहता हूं, ये बात को मैं आपको दुख होगा, हम जिस रैंक पे हैं इस समय उसकी मैं चर्चा नहीं करना चाहता हूं. उसका कारण है, मैं आपको समझा देता हूं. उसके 2 बड़े कारण हैं. पहला कि आज हमारे यहां पे ना कोर्ट में जो नंबर ऑफ जजेस होने चाहिए, 10 लाख लोगों पे 20 जज हैं, वो 10 लाख पे जिस दिन 50 हो गए ना, उस दिन हमारा देश बदल जाएगा. नंबर ऑफ जजेस हमारे यहां कम है. अमेरिका के अंदर एक केस पे सजा 9 महीने से 11 महीने में हो जाती है. यहां कोर्ट में केस चलता है लगभग 12 से 18 साल. तो वहां आदमी डरता है गलती करने से, यहां आदमी डरता नहीं है, इसीलिए पैसा मार लिया जाता है. वो बेचारा छोटा व्यापारी, अच्छा जो स्टार्टअप की बात रितेश जी कर रहे थे ना, स्टार्टअप पे सरकार का ध्यान उतना इसलिए नहीं जाता है क्योंकि 65 करोड़, क्षमा चाहता हूं 13 करोड़ वर्सेस थोड़े से स्टार्टअप, तो जो असली वोट बैंक है वो वही है. इन्हीं का कैश फ्लो जो इंपैक्ट हो रहा है, इनको नया ऑर्डर नहीं ले पाते, ऑपरेटिंग साइकिल खराब होता है. सुनिएगा मेरी बात को, यहां पे 10.5 लाख करोड़ रुपया एमएसएमई के लोगों का फंसा हुआ है पिछले साल का. 10.5 लाख करोड़ रुपया डिलेड पेमेंट से. मैं इसके सुझाव भी दे दूं आपको, अगर आप मुझे बताएं यहां पे अलाउ करें इंडिया न्यूज, तो मैं सुझाव देता हूं. एक सुझाव दीजिए. पहला क्या है? पहला सुझाव यह है कि जिसका पेमेंट आने वाला है, बाजार में फंसा हुआ है, पेमेंट रिसीवेबल अभी है, उस पे एक फैक्टरिंग लोन की संभावना होती है कि उस बिल के ऊपर लोन मिल जाए ताकि उसका कैश फ्लो चलता रहे. दूसरा बहुत बढ़िया सुझाव दे रहा हूं, रेवोल्यूशनरी सुझाव, याद रखिएगा, वायरल हो जाएगा ये. वायरल तो आप ही करेंगे डॉक्टर विवेक बिंद्रा. मैं कह रहा हूं वायरल तो आप ही करेंगे. बोलिए. धन्यवाद धन्यवाद. चेक बाउंस पे क्रिमिनल पेनल्टी जिस दिन सरकार ने डाली थी, उस दिन से चेक बाउंस होने कम हो गए थे. अगर डिलेड पेमेंट पे क्रिमिनल पेनल्टी डाल दी चेक बाउंस की तरह, पहले चेक बाउंस समझा देता हूं मैं.
चेक बाउंस पे जितने रुपए का चेक था उसका 2 गुना पेमेंट करना होता है, नहीं तो जेल हो जाती है और ये क्रिमिनल ऑफेंस है, कंपाउंडेबल है। लेकिन नंबर ऑफ चेक बाउंसेज इतने कम हो गए, जिस दिन पता चला एक चेक बाउंस 30 दिन का नोटिस, दोबारा चेक बाउंस जेल। चेक बाउंस जिस तरह से रेवोल्यूशनरी किया गया वैसे ही डिलेड पेमेंट पर कर दिया जाएगा, हैवी पेनल्टी डाल दी जाए 45 दिन के पेमेंट पीरियड पे, रोज का पर डे पेनल्टी उसके ऊपर डाल दी जाए, एकदम सीधा हो जाएगा। दूसरा एक सुझाव दे देता हूं, सरकार का मुझे कल सुनना है कि भैया ECLGS जो था, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, जो कोविड के चक्कर में आई थी, साधारण भाषा में समझा देता हूं मैं, उसमें जो है ना 89% माइक्रो एंटरप्राइजेस उसके बेनिफिशियरीज थे, सबसे छोटे वाले 5 करोड़ वाले व्यापारी। 2.25 लाख करोड़ रुपया डूबने से बचाया था इसने, जो पिछली स्कीम थी। उसको अगर एक्सटेंड कर दे, छोटा व्यापारी ईमानदार होता, समय पे पैसा वापस करना चाहता है, पर उसकी कोई मदद नहीं करता। जियो पॉलिटिकल कंडीशन मालूम नहीं लोगों को, पैंडेमिक के कारण इस समय क्या हुआ भैया, रॉ मटेरियल सुन तो लो, कमोडिटी प्राइस एकदम बदल गए हैं। कैसे बदल गए? क्रूड ऑयल जो $61 डॉलर का बैरल था, वो $103 का बैरल हो गया है, उससे कमोडिटी प्राइस है। क्रूड ऑयल कहां यूज होता है? केमिकल में होता है, डाई में होता है, पिगमेंट में होता है, कंस्ट्रक्शन में होता है, रोड में होता है, हर जगह यूज होता है क्रूड ऑयल। स्टील प्राइस 29,000 पर टन, आज 67,000 पर टन हो गया। एकदम रॉ मटेरियल चेंज हो गए। अगर छोटे व्यापारी के लिए वरदान और आशा की किरण बनेगा ECLGS, अगर इसको थोड़ा टाइम बढ़ा दे और टैक्सेशन सिस्टम को थोड़ा प्रोग्रेसिव कर दे, फर्क पड़ जाएगा। ये बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट सुझाव है डॉक्टर विवेक बिंद्रा। मैं वेद जैन जी, फॉर्मर VP एसोचैम और अपर्मेय राधाकृष्णन को-फाउंडर ऑफ कू के पास आना चाहता हूं इन सुझावों के साथ। और आपने जो कहा उस पर मैं कमेंट करना चाहता हूं कि तभी कहते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ नहीं, प्रोसेस ऑफ लॉ है, बिकॉज केसेस जितना ज्यादा समय तक जो होते हैं, केस एक ही केस चलता रहता है। वेद जैन जी, जिसकी बात इस वक्त डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने की, क्या आप इन्हीं सुझावों के साथ सहमत हैं? और उसके साथ में मैं एक और चीज ऐड करना चाहता हूं वेद जैन जी, PLI स्कीम जिसकी बात CA अनंत नागेश्वरन ने करी थी कि हिंदुस्तान को अगर एक बड़ा इकोनॉमिक पावर हाउस बनना है, जैसे कि ईस्ट एशियन कंट्रीज बनी थी, एक जनरेशन के अंदर फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज से कंपीट कर पाई, उसमें PLI स्कीम जो है, जो इंसेंटिव देती है ज्यादा प्रोडक्शन पे, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। तो वेद जैन जी, आपकी क्या इन दोनों पे राय है और आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है बजट से? उसके बाद अपर्मेय राधाकृष्णन, को-फाउंडर ऑफ कू, हिंदुस्तान के सोशल मीडिया ऐप के पास मैं आने वाला हूं, इसके जज्बात में आ रहा हूं आपके पास। मैं आ रहा हूं राजीव कपूर जी आपके पास, सागर दरियानी, रितेश मलिक, आप डॉक्टर विवेक बिंद्रा। पर पहले वेद जैन जी, आप बहुत पेशेंटली सुन रहे थे। वेद जैन जी, देखिए, जो बजट आता है और बजट के समय वित्त मंत्री से जो उम्मीदें की जाती हैं, हमें उम्मीदें उसके ऊपर फोकस रख के करनी चाहिए। बजट एक दिशा देता है अगले साल की वित्तीय पॉलिसी को और इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में। आपने जो 2 बातें की कि PLI स्कीम क्या है और क्या इससे फायदे होंगे और क्या बेनिफिट होंगे, अगर हम आज की डेट में ये समझ लें कि जो इंडिया की पोजीशन नई बनी है, आज की डेट में हम ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग कैपिटल बन सकते हैं, उसको करने के लिए हमें बहुत सारे कदम उठाने की जरूरत है। क्योंकि जो यूक्रेन की वार है और जो चाइना की जो पॉलिटिकल सिचुएशन बनी है आज की डेट में, इंडिया चाइना को रिप्लेस कर सकता है। और उसी के लिए रिप्लेस करने में सबसे ज्यादा बेनिफिट क्या है, जो देश की आज की 140 करोड़ देश की जनता की समस्या है, वो है रोजगार, एम्प्लॉयमेंट। दोनों समस्या का हल करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को प्रमोट करें और उसको करने के लिए जो भी साधन जुटाएं और वो लेके आएं। PLI स्कीम उसी का एक पार्ट है कि हम इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग में कैसे बूस्ट दे सकते हैं। इसके अलावा मेरा ऐसा मानना है, अगर हमने वर्ल्ड की बेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को अपना बेस यहां शिफ्ट कराने के लिए लाना है, तो हमें टैक्स में जो हमने स्कीम बनाई हुई है 15% टैक्स की, उस स्कीम को परमानेंट करना पड़ेगा। हमने 2019 में वो स्कीम दी थी, पहले इसके रखा था कि 2021 तक वो प्रोडक्शन में आनी चाहिए, हमने 2024 तक रखा हुआ है। इस स्कीम को अगर हम परमानेंट कर दें तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इतना बढ़ावा आएगा और इंडिया में इतनी ज्यादा प्रोडक्शन होगी, इतनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो बियॉन्ड इमेजिनेशन होगी। चाइना ने 1980 में ये किया और आज हम 2022-23 में अगर हम इस स्कीम को अडॉप्ट कर लें तो इसके बारे में इससे बड़ा चीज हो नहीं सकती। इंडिया को आज की डेट में सबसे ज्यादा देश जरूरत है कि जो 55 से 60% पॉपुलेशन आज की डेट में खेती पे और किसान फार्मर जो लैंड एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, हम उसको अल्टरनेटिव ऑप्शन क्या दें। 1947 में जो जमीन हमारे पास थी वो हमें बढ़ी नहीं है, लेकिन पॉपुलेशन जो उस समय 60% लगभग 18 या 20 करोड़ पॉपुलेशन उस पर आधारित थी, आज 60-70 करोड़ पॉपुलेशन उसी जमीन के ऊपर आधारित है।
तो देश की तरक्की करने में सबसे ज्यादा अगर सेक्टर काम करेगा तो मैन्युफैक्चरिंग, और दूसरा करेगा सर्विसेज सेक्टर। मेरा ऐसा मानना है कि सर्विसेज सेक्टर को बूस्ट देने के लिए वर्ल्ड की किसी भी कंपनी को कहा जाए कि अपना बैक ऑफिस इंडिया में शिफ्ट कर दीजिए और हमारे यहाँ इस तरह की छूटें होंगी, हम जीएसटी में, उसकी सर्विस टैक्स में और उसके इनकम टैक्स में छूट दे दें, तो बहुत बड़ा सर्विस सेक्टर इंडिया में बैक ऑफिस के रूप में शिफ्ट हो सकता है। जो काम आज की डेट में विश्व की दूसरी हांगकांग, सिंगापुर जो आज की डेट में बेस बने हुए हैं, वो सारे बेस इंडिया में शिफ्ट हो सकते हैं। तीसरा पॉइंट जो सबसे महत्वपूर्ण है वो मध्यम वर्ग के लिए है। मध्यम वर्ग आज की डेट में सबसे ज्यादा तकलीफ में है पोस्ट कोविड आने के बाद। उसकी आमदनी कम हुई है, इन्फ्लेशन बढ़ गया है, खर्चे बढ़ गए हैं, लेकिन साधन नहीं है। उसको हाथ में पैसा ज्यादा देने के लिए टैक्स की छूट देने की जरूरी है। जो टैक्स के स्लैब और स्ट्रक्चर बने हुए हैं और जो पिछले 6 साल से चेंज नहीं हुए हैं, उसमें ड्रास्टिक चेंज करने की जरूरत है। हम आज की डेट में ये कहना ठीक है कि 2.5 लाख का स्लैब रखते हैं तो उससे टैक्स बेस बढ़ाते हैं तो स्लैब कम टैक्स बेस कम होता है, लेकिन ये मान के चलिए टैक्स में छूट देके परचेजिंग पावर बढ़ेगी, उसकी कंजम्पशन बढ़ेगी, ग्रोथ बढ़ेगी, टैक्स ज्यादा आएंगे और उससे इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा और एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। वेद जैन जी, आई कंप्लीटली एग्री विथ यू ऑन द टैक्स स्लैब पार्ट। मैं सबसे एक सुझाव मांगने वाला हूं, पर उसके पहले मैं अपर्म्या राधाकृष्णन आपसे एक सेक्टर की बात कर रहा हूं, पर बिफोर दैट मैं कमेंट इकोनॉमिक सर्वे से करना चाहता हूं ना एग्रीकल्चर, जिसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात की है जिसको पे गौर करना चाहिए राजीव कपूर, डॉक्टर विवेक बिंद्रा, सागर दरयानी, रितेश मलिक, अपर्म्या राधाकृष्णन, वेद जैन जी की चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने कहा है कि एग्रीकल्चर को सिर्फ एज प्राइमरी एक्टिविटी नहीं देखना चाहिए, इसको एक्सपोर्ट लेड एक्टिविटी भी देखना चाहिए, और इसको सिर्फ प्राइमरी एक्टिविटी नहीं देखे तो मतलब क्या सरकार प्रॉफिटेबल एग्रीकल्चर की तरफ कुछ कदम लेगी? ये मैं एक थॉट आप लोग के मन में डालना चाहता हूं, पर उसके पहले मैं अपर्म्या राधाकृष्णन बात करना चाहता हूं टेक्नोलॉजी सेक्टर की। आप हिंदुस्तान के सोशल मीडिया को बना रहे हैं और बखूबी बना रहे हैं, उसके दिशा में आप हैं अपर्म्या राधाकृष्णन, जो कू के को फाउंडर हैं, हिंदुस्तान की सोशल मीडिया ऐप जिसको ब्राजील के अंदर भी उनके प्रेसिडेंट यूज करते हैं और हिंदुस्तान के अंदर भी बहुत ज्यादा लोग यूज करते हैं। अपर्म्या, टेक्नोलॉजी सेक्टर की क्या एक्सपेक्टेशन है? आप स्टार्टअप की बात रितेश मलिक ने करी, क्या आप उससे कुछ ऐड करना चाहते हैं? और मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं इस वक्त इस बजट से एक्सपेक्टेशन इसीलिए ज्यादा है क्योंकि चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने कहा है रिकवरी इज कंप्लीट, मतलब अब कोई हम कोविड काल के अंदर नहीं है या कोविड से हमारी अर्थव्यवस्था उभर चुकी है, इसीलिए एक्सपेक्टेशन काफी ज्यादा है। अपर्म्या। हाँ प्रदीप जी, I started my first startup 10 years ago. 10 साल पहले मैंने पहला स्टार्टअप शुरू किया था। तब एंजल इन्वेस्टमेंट के लिए 5 लाख ढूंढना बहुत मुश्किल था। अभी 10 साल के बाद एंजल इन्वेस्टमेंट करोड़ों से कम नहीं मिलता है, एंजल इन्वेस्टर ही करोड़ों में देता है। तो बहुत पॉजिटिव चेंज हुआ है पिछले 10 सालों में। और जब स्टार्टअप्स की बात करते हैं, टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स की बात करते हैं, तो वो एक दे आर केपेबल ऑफ मेकिंग द कंट्री ग्रो इन डबल डिजिट जीडीपी, राइट? सो द रोल इज टू कीप रिमूविंग फ्रिक्शन पॉइंट्स। फ्रिक्शन पॉइंट्स अभी टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स और इसमें यह है कि वी कैन एनकरेज देम मोर, ताकि long term, for example, long term capital gains on investments in listed and unlisted stocks today. Listed stocks में long term capital gains है 10% और unlisted में 20%। तो अगर ये समा हो सके, मतलब unlisted भी 10% या कम हो सके, तो और भी लोग स्टार्टअप जुड़ेंगे और स्टार्टअप शुरू करेंगे। एंजल इन्वेस्टर्स के लिए कुछ अलग टैक्स रेट, अगर सीड, एंजल, सीरीज ए, सीरीज बी में अगर इन्वेस्ट करे तो उनके लिए अलग टैक्स रेट अगर लाए तो बहुत अच्छा होगा। और इन द फ्यूचर इंडिया विल नॉट जस्ट form startups for India, but it will also solve a lot of global problems. When we solve global problems, we will earn revenue. Revenue बाहर कमाएंगे, और अगर बाहर से इंडिया वापस पैसे लाएंगे तो टैक्स रेट बहुत ज्यादा है। तो ये सब अगर हम कुछ फ्रिक्शन पॉइंट्स रिमूव करें तो स्टार्टअप्स और भी आगे बढ़ेंगे। और इनिशियली वी विल बी आत्मनिर्भर, and then given the pace at which we are growing, we will make the whole world Bharat Nirbhar.
वेरी वेल सेड अपर्म्या। मैं आप चाहता हूं, आप छहों से एक एक सुझाव चाहता हूं मैं। डॉक्टर विवेक बिंद्रा, राजीव कपूर, सागर दरियानी, रितेश मलिक, अपर्म्या राधाकृष्णन, वेद जैन जी, मैं आप सभी से सुझाव चाहता हूं मैं पहले, और एक एक मिनट में चाहता हूं कि आप सभी अगर सुझाव देना चाहें। और मैं इस प्रीमाइस से सुझाव चाहता हूं कि भाई मैं एक कॉमन मैन हूं, मिडिल क्लास व्यक्ति हूं, जो चाहता है कि मेरे जेब के अंदर ज्यादा पैसे आए, मेरी कमाई बढ़े, क्योंकि मेरे खर्चे जो है वो कम नहीं हो रहे। और हम लोग हमेशा से सेविंग ड्रिवन इकोनॉमी की बात करते हैं, बट क्या अब जरूरत आ गई है कि हम स्पेंडिंग पे ज्यादा फोकस करें? मेरे को ज्यादा पैसा चाहिए मेरी जेब के अंदर। तो मैं 30 सेकेंड इनफैक्ट, बिकॉज आई हैव लास्ट 6 मिनट्स ऑन द शो, तो मैं कहना चाहता हूं पहले रितेश मलिक जी आपसे सागर दरियानी और डॉक्टर विवेक बिंद्रा, राजीव कपूर, इन दिस ऑर्डर। रितेश मलिक जी, आपका क्या सुझाव है बजट के लिए? एक सुझाव जो अगर आप इस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर सुन रही हैं, वैसे तो बजट बन ही चुका है, बट स्टिल आप क्या एक सुझाव के लिए बजट में इंतजार करेंगे? रितेश मलिक जी। बस मैं एक ही सुझाव देना चाहूंगा, और वो है जो हमारा आईबीसी एक्ट है। आज भी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को बंद करने में हमारे देश में 3 से 4 साल लग जाते हैं। जब तक हम आईबीसी एक्ट को नहीं चेंज करेंगे, हमारे एंटरप्रेन्योर नहीं स्टार्टअप करना चाहेंगे। कंपनी हमारे देश के अंदर, आप याद रखिएगा, कंपनी बनाना बहुत आसान है, बंद करना बहुत मुश्किल है। शादी करना बहुत आसान है, डिवोर्स लेना बहुत मुश्किल है। तो हमारे देश में किसी रिलेशनशिप में घुसना बहुत आसान है, पैसा इन्वेस्ट करना बहुत आसान है, उसको बाहर निकालना बहुत मुश्किल है। तो मुझे लगता है ये जब तक एग्जिट जब तक क्लियर नहीं होगा सारी चीजों में, और कोर्ट कचहरी के जैसे विवेक जी ने कहा कि हमारे जो जजेस और वो हैं, जब तक वो ठीक नहीं होगा तब तक हमारे देश में एक ट्रू स्टार्टअप। गुड पॉइंट रितेश मलिक जी, वेरी गुड पॉइंट। मैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा के पास आने के पहले सागर दरियानी और राजीव कपूर जी आपसे पूछना चाहता हूं। सागर दरियानी जी, आपका क्या सुझाव रहेगा इन्होंने का एग्जिट क्लॉज पे? आप क्या देखना चाहते हैं? 1 पॉइंट जो आपके लिए कल के बजट को एक स्टेलर बजट बनाएगा। 1 पॉइंट। मैं चाहता हूं कि हमारे गवर्नमेंट का नजरिया बदले। जैसे कि हम पहले फाइनेंस बोलते थे, आजकल हम फिनटेक बोलते हैं, वैसे ही एग्रीकल्चर जो हमारी मोट है इस कंट्री की, उसको अगर हम एग्रीटेक बोलना शुरू करें, आई थिंक हम बहुत आगे बढ़ेंगे। बिकॉज यही एग्रीटेक देश को आगे ले जाएगा, यही फूड एंड एग्रीटेक पीएलआई ले आएगा। तो मैं ये चाहता हूं कि जो हम शब्द यूज करें एग्रीटेक, और उसमें ज्यादा फोकस करें, तो ये बहुत ज्यादा स्टार्टअप्स को ग्रो करवाएगा। और इस एग्रीटेक पे फोकस सागर दरियानी कर रहे हैं। चेंज इन अप्रोच। राजीव कपूर जी, कैसे नौकरियां और बढ़ेंगी? राजीव कपूर जी, नौकरियां बढ़ाने के लिए कल क्या करना चाहिए? गवर्नमेंट को जितनी भी लेबर इंटेंसिव यूनिट्स हैं उनके ऊपर जी सब्सिडीज देनी चाहिए, उनके ऊपर जीएसटी कम कर देना चाहिए और इनकम टैक्स कम कर देना चाहिए। तो उससे नौकरियां बहुत मिलेंगी जी। और दूसरा, जो आप कह रहे थे कि मिडिल क्लास को पैसे नहीं कम पड़ रहे हैं, तो अगर गवर्नमेंट इनकम टैक्स स्लैब को कम भी कर दे तो भी गवर्नमेंट सबसे टैक्स तो ले रही है जीएसटी के तौर पे। तो उससे क्या है कि लोगों की जो पेइंग कैपेसिटी है वो और बढ़ेगी, स्पेंडिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, तो गवर्नमेंट को इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी से तो आ ही जाएगा। तो गवर्नमेंट बिल्कुल मैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा किसान, बिल्कुल राजीव कपूर जी आप कह रहे हैं टैक्स स्लैब्स को कम करना चाहिए, लेबर इंटेंसिव पे फोकस। डॉक्टर विवेक बिंद्रा, शॉर्ट सजेशंस, किसान की आय कैसे बढ़ेगी? प्रॉफिटेबल खेती कब हो सकती है? आपका क्या सुझाव रहेगा? डॉक्टर विवेक बिंद्रा, 20 सेकंड्स। आपने उत्तर पहले ही दे दिया, किसान की आय बढ़ेगी जब वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हो जाएगा। तो देखिए, मैं एक्सपोर्ट पे जरा बात कर लेता हूं जिस पे किसी ने छेड़ा नहीं है। रिलायंस, इन्फोसिस, टीसीएस, टाटा मोटर, आईटीसी, इनकी सबसे बड़ी कॉमन चीज क्या है? एक्सपोर्ट। ये एक्सपोर्ट से बड़ा हुए। एक्सपोर्ट में जो एक्स है उसमें एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी, एक्स्ट्रा बिजनेस, एक्स्ट्रा ग्रोथ है। एक्सपोर्ट हमारे देश में पिछले 50 साल में 600 गुना बढ़ा है। मैं आपको क्विकली 1 मिनट में समझा देता हूं। हम लोग जो है $2 बिलियन से आज $700 बिलियन पे आ चुके हैं। एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, लेकिन हांगकांग, सिंगापुर, लग्जमबर्ग पूरी तरह एक्सपोर्ट पर चल रहे हैं। पर आपको बता दूं, अभी भी हमारा इंडिया शेयर इन ग्लोबल एक्सपोर्ट जो है वो केवल 1.6% है। बहुत इंपॉर्टेंट है डॉक्टर विवेक बिंद्रा, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, दिस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मेरे को बस क्विक कमेंट लेना है, मेरे पास लास्ट 1 मिनट डिबेट। वेद जैन जी, एक्सपोर्ट पे डॉक्टर विवेक बिंद्रा फोकस करें। वेद जैन जी, आपका क्या सुझाव रहेगा? 10 से 15 सेकंड देना पर मैं क्लास कमेंट। वेद जैन जी, देखिए, मेरा एक सुझाव रहेगा कि आज की डेट में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना जरूरी है, और सबसे बड़ा एम्प्लॉयर अनस्किल्ड लेबर का एक आज की डेट में हाउसिंग है। इसलिए हाउसिंग में छूट बढ़ाई जाए, आम आदमी को इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन की कंसेशन दी जाए। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आज की डेट में सबसे बड़ी एम्प्लॉयमेंट हाउसिंग। जी बिल्कुल बिल्कुल। अपर्म्या, आपका क्या सुझाव है? बहुत अच्छे सुझाव आ रहे हैं, मुझे बहुत कमेंट्स आ रहे हैं। एक्सीलेंट शो। अपर्म्या। So, I think we should encourage our entrepreneurs to go global. We should encourage our entrepreneurs to go global, and for that, people should be able to earn money and bring it back to India with a very low tax rate. I would suggest that.
And also, one more thing, the MCA website is not working, and even utilizing funds that you've already raised is becoming difficult. So I think all the government portals. Okay, thank you so much, Dr. Vivek Binder, Rajiv Kapoor, Sagar Daryani, Ritesh Malik, अपर में राधाकृष्णन बेद जैन जी. आज as the host of the show मेरे को काफी कुछ ज्यादा सीखने को मिला, despite being economy students. It's a delight to have you all. दोस्तों, कल बजट जो अमृतकाल का सबसे महत्वपूर्ण बजट होने वाला है, इस पे हम सबकी नजर है. कल बजट पे मेरे साथ आप एक्सक्लूसिवली जुड़िएगा. मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. नमस्कार. इंडिया न्यूज लड़ेगा जनता का मुकदमा. एसोसिएट स्पॉन्सर MDH चंकी चाट मसाला. असली मसाले सच सच. MDH. LIC हर पल आपके साथ. मारुति सुजुकी ट्रू वैल्यू. आ गए हैं MDH के